है ना। तो ए अमाउंट जो है ये फ्रैक्शन में अपन लेके चल रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ फोटोन जो है वो तो n है, ए अमाउंट जो है वो एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक। और आर अमाउंट वो क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट। तो मान लो सबसे पहले बात करते हैं कि ये फोटोन जो आ रहे थे कितने उससे आ रहे थे, h बाई लैम्डा से, है ना। अब अगर मैं यहाँ पे कहूँगा तो क्या हो जाएगा कि कुछ तो ऊपर चले गए h बाई लैम्डा से और कुछ यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी उनकी क्या हो गई, 0। ये तो कौन से थे, रिफ्लेक्टेड वाले, और ये कौन से थे, एब्जॉर्ब वाले। अच्छा क्या लिख सकते हो कि हमें पता है a प्लस आर की वैल्यू बन रही होगी, है ना, फ्रैक्शन है ना ये। तो फ्रैक्शन में या परसेंटेज में मान लो अगर आप वैसे देखोगे कि, तो यहाँ पे आप वैसे भी देख लो तो a जैसे मान लो कि आपसे बोल दे कि 66% तो एब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो फिर बताओ रिफ्लेक्ट कितने हो रहे होंगे। तो आप 4 जो है वो वही है। अब मैं 66% को 0.66 लिख सकता हूँ, 34 को 0.34 लिख सकता हूँ, ठीक। तो यहाँ पे अपन ने ये चीज देखी थी फॉर एब्जॉर्ब्ड, ठीक। सबसे पहले उसके लिए सॉल्व कर रहे हैं। डेल्टा पी क्या लिखोगे, 0 माइनस एच बाय लैम्डा, है ना। तो 0 माइनस एच बाय लैम्डा पे चेंज इन मोमेंटम किधर की तरफ आया, एच बाय लैम्डा डाउनवर्ड, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो यहाँ क्या आ जाएगा, फोर्स की जब अपन बात करेंगे तो फोर्स के लिए क्या लिखना पड़ेगा हमारे को, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब्ड इनटू चेंज अप इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। क्या आ जाएगा, अच्छा फोर्स जो लगेगा वो डाउनवर्ड लगेगा, है ना। क्या आएगा, नंबर ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब क्या लिखोगे, n इंटू, ये टोटल पार्ट था उसका a फ्रैक्शन, तो ये आ जाएगा n इंटू a। ये कितना आ जाएगा, h बाय लैम्डा, और इसकी जगह क्या लिख दूंगा, t। तो अब बताओ यहाँ n बाई टी की वैल्यू, ये तो हो गया n बाई टी, और ये आ जाएगा a h बाय लैम्डा, सही है। ये क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड। क्या लिख सकते हैं इसको, n बाई टी इज इक्वल टू स्मॉल n विच इज इक्वल टू आई ए लैम्डा अपॉन एस सी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे कहें ये वाली वैल्यू फोर्स ड्यू टू एब्जॉर्ब्ड फोटोन, तो हमारे को आंसर पता लग जाएगा, एफ ऑफ एब्जॉर्ब जो आने वाला है वो आएगा आई ए लैम्डा अपॉन एस सी इंटू ए इंटू एच अपॉन लैम्डा। ये एच से एच कैंसिल, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, तो आया आई ए अपॉन सी इंटू ए, ठीक है। अच्छा ये तो फोर्स आ गया, किधर की तरफ आया, डाउनवर्ड। प्रेशर स्केलर होता है या वेक्टर, प्रेशर स्केलर या वेक्टर, स्केलर होता है। प्रेशर जो होता है वो स्केलर होता है। अब आप कहोगे कैसे, क्योंकि एरिया वेक्टर क्वांटिटी होती है, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। तो फोर्स की जो वैल्यू होती है, इसलिए अपन ये बोल के चलते हैं कि मुझे अगर किसी को प्रेशर लगाना होगा तो कब लगेगा प्रेशर, जब आप एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे। जैसे मैं ये कहूँ कि इस पर मैंने यूँ फोर्स लगाया, तो कौन सा रेस्पॉन्सिबल है इसके प्रेशर के लिए, जो इस डायरेक्शन में आ रहा होगा, है ना। जैसे मैंने इस डायरेक्शन में ऐसे लगा रखा है मार्कर की डायरेक्शन में, पर ये पूरा अमाउंट ऑफ फोर्स थोड़ी ना रेस्पॉन्सिबल है। कौन सा फोर्स रेस्पॉन्सिबल है, जो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में, है ना। तो अब एक, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि नॉर्मल एरिया अपन लेते हैं। नॉर्मल एरिया यानी किसकी डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन में। अब ये तो हमने वो वाला फोर्स निकाल लिया जो एब्जॉर्ब के थ्रू था। अब अपन निकाल रहे हैं प्रेशर की। अगर हम बात करेंगे तो प्रेशर कितना आ जाएगा, आई अपॉन सी इंटू ए, एरिया से डिवाइड कर दोगे ना, तो ये आ जाएगा। अब बात करते हैं फॉर रिफ्लेक्टेड, किसकी बात कर रहे हैं, रिफ्लेक्टेड के लिए। तो रिफ्लेक्टेड के लिए डेल्टा पी क्या आएगा, 2h अपॉन लैम्डा। ये तो अपन ने कल देख ही लिया था। तो अब यहाँ क्या जाएगा, फॉर फोर्स की बात करेंगे तो आ जाएगा नंबर ऑफ फोटोन रिफ्लेक्टेड इंटू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, नंबर ऑफ फोटोन रिफ्लेक्टेड को आई ए लैम्डा अपॉन एस सी, ये तो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड हो गए, टोटल है ना, इंटू आर कर दें,
और यहाँ पे 2h अपॉन लैम्डा कर दे, ठीक है। तो क्या आया, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, एच से एच कैंसिल, क्या आया, आई ए अपॉन सी इंटू 2r, आई ए अपॉन सी इंटू 2r, ठीक। ये भी फोर्स किधर आया, डाउनवर्ड। तो अच्छा, प्रेशर की बात करूंगा तो प्रेशर कितना आ जाएगा, ये आएगा आई अपॉन सी इंटू 2r। तो नेट फोर्स की बात करोगे, नेट फोर्स, तो क्या आने वाला है, फोर्स ऑफ एब्जॉर्ब प्लस फोर्स ऑफ रिफ्लेक्टेड। फोर्स ऑफ एब्जॉर्ब कितना है, आई ए अपॉन सी इंटू ए, प्लस ये आएगा आई ए अपॉन सी इंटू 2r। दोनों नेट फोर्स डाउनवर्ड है ना। अब एक चीज बताओ, इसको क्या लिख सकते हो, इसको एफ नेट को हम लिख सकते हैं ए की जगह, ये आ गया आई ए अपॉन सी, ये स्मॉल ए को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस आर, और यहां क्या लिख सकते हैं, आई ए अपॉन सी इंटू 2r। क्या आंसर आया, आई ए अपॉन सी, ये 1 माइनस आर प्लस 2r कितना आ जाएगा, 1 प्लस आर। तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, नेट फोर्स। समझ में आ गया। तो हमारे को ये नेट फोर्स अगर फोटोन के थ्रू निकालना होगा तो वैल्यू ये निकल के आएगी, और ये एरिया जो होगा वो कौन सा होगा, नॉर्मल एरिया, ठीक है। ये लिख लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं किसी एंगल पे। अब कल एकदम से ज़्यादा आ गए थे यार, कल क्या था यार, क्या क्यों नहीं आ रहे हैं, मतलब कारण क्या है। अच्छा, और चलो मान लो डिस्कशन है इसलिए मान लेते हैं। और पता है तुम्हारे को थ्योरी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है डिस्कशन क्लास। और वो नहीं कह रहा मैं करके आओ या नहीं करके आओ, करके आए हो या नहीं करके आए हो, तब भी इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अटेंड द डिस्कशन क्लास। आप अभी इस एज में नहीं समझेंगे, क्योंकि आप क्या है, उस एज में ना तो आपके घर वाले समझा सकते हैं आपको, ना हम समझा सकते हैं। ये एक ऐसी एज आती है जिसमें हम अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा मैं। अभी आपको कोई भी डांटता होगा तो वो आपके सामने क्या हो जाता होगा, कड़क सिंह बन जाता होगा, यार इनने मेरे को डांटा, देख लूँगा मैं। बट हमारे जब हम कोचिंग में पढ़ते थे ना, हमारे लिए तो क्लास छोड़ना गुनाह होता था, चाहे किसी भी रीज़न से हो। जबकि मैं तो 35 किलोमीटर दूर था, मैं कोटा पढ़ता था, है ना। और कोटा पढ़ने पे मेरा घर कितना दूर था, 35 किलोमीटर। आपके यहाँ पे भी हो गया कोई, मतलब मान लो जैसे जो भी यहाँ पे शाहपुरा तो दूर हो गया ना, उसके लिए 50 किलोमीटर होता है। जो ये यहाँ गंगरार वगैरह ये आते हैं, यहाँ तक के मान लो आप तो, और जो भी पास जगह होगी वो एज्यूम कर लो। तो उसके लिए क्या ऑप्शन है, घर चल जाए, हर सैटरडे संडे मज़े करके आ जाए। हमारे को 2-2 महीने हो जाते थे घर जाते हुए, क्योंकि ये आप लोगों की भी गलती नहीं है, या आप जनरेशन की मान लो, कुछ भी मान लो। आप लोग क्या है कि जो चीज़ें हैं ना आप लोगों को बहुत इजीली अवेलेबल हो रही ना, जिसकी आप लोगों को क्या है कद्र नहीं है। हो सकता है आपका जो ध्यान हो, पार्ट ऑफ इंटरेस्ट अब ये ना रहा हो, पर आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि पार्ट ऑफ इंटरेस्ट यही रहेगा ना, और इसके लिए मुझे कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। कल मैंने आप लोगों को 1% बताया था ना, कल उसके लिए मैं बता रहा हूँ ना कि टीचर को हर एक को पता होता है कि कौन करके आया है और कौन नहीं करके आया है ना। अब मैं आपको ही एक किस्सा सुनाता हूँ हमारे ही बैच का, जो मुझे अभी याद आया कि क्या होता है कि मेरा बैच था RJ2, है ना, मुझे ये भी याद है RJ2 बैच था, ठीक है। और मेरा सीट नंबर था 22वां नंबर, है ना, मतलब 22वां ऐसा आता था हमारे
हम कहीं भी नहीं बैठ सकते थे, सीट नंबर के रैंकिंग के हिसाब से हमारे को बैठना पड़ता था। ठीक, चलो बैठ जाओ कोई बात नहीं। और कोई इधर उधर नहीं बैठ पाता था। मेरे पास बैठता था मेरा एक दोस्त, अब नहीं भी होगा तो भी बना लेते थे दोस्त, क्या करें। आपको हर टेस्ट के बाद सीट नंबर लग रहे हैं, या तो आप शफल होके ऊपर आ रहे हो। और ये वो टाइम था जब मैं शुरू में गया था, तो मेरा शफल होके नहीं, मतलब पहली बारी था, 22वां था, और हमारे चल रहा था 13 का स्टूडेंट था ना मैं, 12th पास आउट वाला। तो 13 का स्टूडेंट था, तो क्या है कि हमारे, आप जानते हो 13 में तूफ़ानी स्पीड चलती है, तो वो चल रही थी। और हमारे चलती थी कि डिस्कशन, मतलब पहला 15 मिनट जो होता था उसके अंदर हमारे सर ने डिसाइड कर रखा था कि यार मैं डिस्कस करूँगा। अब होते हैं ना कि यार क्लास में कोई भी सोच लेता है यार अटा किसको क्या पता लगेगा। और हमारे पढ़ाते थे वर्मा सर, जानते होंगे आप लोग तो, R K वर्मा है ना, तो वो पढ़ा रहे थे। एक्चुअल में क्या हुआ कि मेरा दोस्त जो बगल में बैठा हुआ था, मैं था यूँ बीच में, इधर भी फ्रेंड था इधर भी फ्रेंड था, है ना, और हमारे पूरी बेंच में बैठते थे हम 5, है ना। तो बगल वाले ने सोचा यार क्या है, क्या दिक्कत है, डिस्कशन ही तो है। अब कुछ होते हैं ना ज़्यादा ही तूफ़ानी हो जाते हैं, जब आप टॉप बैच में चल रहे हो तो आपको ऐसा लगता है ना कि यार ये तो क्वेश्चन ईजी है, अटैक आ जाएगा। तो हमारे स्टार्ट हुआ डिस्कशन, सर ने पूछा क्वेश्चन नंबर 1 किसी को नहीं है, ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 अच्छा किस किस से हो गया, तो उसने यूँ हाथ खड़ा कर दिया, है ना, वही उसने सिंपल हाथ खड़ा किया था। सर ने अब जिसको जो यहाँ खड़ा होता है उसको तो पता भी है किसने क्या किया नहीं किया। उन्होंने कहा कि बता कैसे किया। अब वो तो आ गया पकड़ाई में, उसको यूँ लगा था यार इतने हाथ खड़े हुए हैं इसमें तो कहाँ मेरा नंबर आने वाला है। पर उस गधे को ये नहीं लगा था कि यार आज मेरा पता नहीं नसीब खराब है या क्या खराब है, किसकी शक्ल देख के आया हो। आ गया भाई वो पकड़ाई में, है ना। ठीक, कहा कि बता। अब वो तो अनएक्सपेक्टेड चीज़ अगर आपके साथ हो जाती है तो आप घबरा जाते हो, आपके हाथ पांव फूल जाते हैं, होते ना, जबकि वो उसको आता था, मेथड आता था कि मुझे ये करना है। वो ऐसा छोटा मोटा स्टूडेंट तो था नहीं कि वो यूं ही बैठा हुआ है उस बेंच में, अच्छा स्टूडेंट था, पर अनएक्सपेक्टेड चीज़ ऑन द स्पॉट उसके साथ हो गई, जिसके साथ क्या हुआ उसके वो भूल गया, जो ज़्यादातर हमारे साथ एग्ज़ाम में होता है। अनएक्सपेक्टेड, आप एक्सपेक्ट करके चल रहे हो इस बार यार मेरी केमिस्ट्री इजी आएगी और मेरी केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, आपने पेपर देखा एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा, आपके हाथ पांव फूल गए, दूसरे सब्जेक्ट बिगड़ गए। यही हमारे साथ होता है ना, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। और फिर सर ने और यूँ कह दिया, उन्होंने कहा कि सर हाँ इसमें ऐसे ऐसे, हाँ, उन्होंने कहा यार बता मेरे से नहीं हुआ ये चीज़, तो इसलिए मैंने तुमसे पूछी कि तेने किस तरीके, बिल्कुल ये सर ने ये चीज़ बोली थी कि यार मेरे से नहीं हुआ ये, तू बता दे कि किस तरीके से करना है। मैं वो वाली चीज़ नहीं सोच पाया या मैंने नहीं करा, ये मेरे से नहीं हुआ। और ज़्यादा वो तो उस पर आ गया कि यार इनसे ही नहीं हुआ तो मेरे से क्या होएगा, ये तो बाहर है अपने सिलेबस के बाहर। जबकि उसने हम पूरे 5 बेंच में जो बैठे हुए थे ना, उसमें ये बताया था यार इसको इस तरीके से करना चाहिए अपने को, उससे मुंह से आवाज़ नहीं निकली। फिर इंसल्ट, है ना यार, 150 का ही बेचता उस टाइम तो हमारे, अभी तो पता नहीं कितने का होता होगा, 150 का। 150 के बीच में निगरानी में आ जाना। हमारे क्लास कैसे चलती थी, किसी का पेन भी गिरता था ना तो आवाज़ आती थी टक, वो पेन गिर गया किसी का। 150 के बच्चों की क्लास में आपके पेन गिर रहा है तो आवाज़ आ रही, तो सोच लो सामने वाले टीचर का कितना डर होगा, और डर और अलर्टनेस कितनी होगी। वो उस डीपीपी में उसने कुछ क्वेश्चन नहीं करे थे, पर वो डिस्कशन में बैठा, उस दिन उसकी इंसल्ट हो गई थी। और बाय लक आप देखो किसके साथ क्या हुआ कि जब आईआईटी का पेपर था ना, तो हमारे उसी पे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आया था और उसने एक भी गलत नहीं करा, वो कॉम्प्रेंशन ये था उसके साथ, नहीं कर गया है ना, उसकी इंसल्ट हो गई, ठीक है, पर उससे दूसरे भी चौंक गए, हमारे साथ वाले, हम भी अलर्ट हो गए। मैंने कहा इसके बगल में ही तो बैठा हुआ आपने देखा होगा अगर आपके बगल वाले का नंबर आ गया ना, तो सबसे शरीफ जो होगा ना उसके बगल वाला ही होगा,
होता ही नहीं होता, बिल्कुल इतने प्यार से बैठा रहेगा मासूम शक्ल बना के कि मैं कुछ नहीं, यहाँ से लाइन फ्री कर देना सर, मेरी तरफ मत आना। और वो भी उस टीचर की क्लास में जिस टीचर का आपको सबसे ज्यादा डर है, सबसे ज्यादा डर है। आप लोगों के तो कुछ नहीं होता यार, आजकल तो कुछ कह देते हैं जिसमें आप सोचते हो ना कि पेरेंट्स वगैरह या थोड़ी अकड़ में आ जाता है, स्टूडेंट भी यूँ रहता है मेरे ऐसे कैसे कर दिया। हमारे तो है ना देखते नहीं थे। ये इस बेंचों पे हम मुर्गे बने हुए हैं, सही बता रहा हूँ मैं। हमारे सर ने इस पे, अब उसी की डर के मारे सोचो ना कि हम ऐसे बैठे हुए थे कि मैंने तो उसमें हाथ खड़ा किया ही नहीं था, मैंने कहा मेरे को तो नहीं आया, उसने हाथ खड़ा किया था, वो बेचारा बोल नहीं पाया। जबकि सर ने केवल ये पूछा था कि तू तो मेथड बता दे, करने की जरूरत नहीं। होता है ना डिस्कशन में कि हाँ ऐसे करेंगे। उससे फ़ायदा देखो कितना हुआ था कि हमारे जेई के एग्जामिनेशन के अंदर हमारे को अनएक्सपेक्टेड था। देखो वो, ये मैं नहीं कह रहा कि जो नहीं आप लोगों के ऐसा होगा, ये बाय लक था हमारे साथ। पर बाय लक से देखो हमारे क्या हुआ, उसके बाद से हमने एक चीज़ सीखी थी कि कभी डिस्कशन नहीं छोड़ना चाहिए, कभी भी नहीं। आप जितना अलर्ट होके थ्योरी में बैठते हो ना, उससे कहीं ज़्यादा अलर्ट होके बैठो डिस्कशन में। यार मुझे एक चीज़ बताओ, तुम नहीं करके आए, वहाँ सामने वाले ने 20 क्वेश्चन डिस्कस करा है, तुम्हें 4 भी याद रह गए बिना एफर्ट के, क्या दिक्कत क्या है तुम्हारे यार। वैसे भी तुम बाहर बैठते या कुछ करते तो रियलिटी हम सबको पता होती है कि हम क्या करते हैं उस टाइम पे, है ना। आप लोग जानते हो, अगर यही टाइम आप लोगों का घर पे होता है ना, तो जो आदमी 7 बजे उठ के कोचिंग आ रहा होता है ना, वो 8 बजे ही उठेगा वहाँ घर पे, क्योंकि यू विल फील रिलैक्स। तो वो रिलैक्सनेस छोड़ो ना यार, काहे को जबरदस्त, एक रेगुलरिटी मेंटेन करके डिस्कशन में बैठा करो, चाहे सम आए या नहीं आए, एक बार एफर्ट तो डालेगा। और ये लास्ट के 2 महीने, अब देखो रिले दौड़ है, ख़त्म होने वाली है, तेज़ दौड़ने वाले हैं। अब जो तेज़ दौड़ेगा ना वो रेस जीतेगा। इसलिए ये डिस्कशन छोड़ना, ये सब करना कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। अल्टीमेटली अगर तुम अपनी कॉलेज में पहुंचना चाहते हो तो कर लो, नहीं पहुंचना चाहते तो फिर फ्री रहो, कोई बात नहीं। फिर ध्यान ही मत दो, किसी पे ध्यान मत दो। ये मत देखो फिर क्या मेरे 90 चैप्टर है, तीनों सब्जेक्ट के मिला के मुझे क्या करना है, क्या प्लान। आपने देखा होगा आपकी एज में आप प्लानिंग बहुत करते हो, एग्जीक्यूशन कुछ नहीं करते। करते हो नहीं करते? हर टेस्ट के पहले आप लोगों की सेल्फ प्लानिंग होती है एक, जो हर स्टूडेंट किया हुआ रहता है। आपके पास एक कलेक्शन होता है और उसमें भी बहुत मज़े आते हैं कि हम कहीं इधर उधर सर्च कर रहे होते हैं, उसमें उसका एक अलग मज़ा है। वो आए या नहीं आए डजंट मैटर, पर उसको सर्च करना उसमें भी बहुत मज़ा आता है। पर उससे निकलता क्या अल्टीमेटली, ना तो आपने कुछ सीखा ना आपने कुछ किया, बस आप लोग फ्री हो गए। अभी ज़्यादातर बच्चे यही सोच के चल रहे हैं। आप लोगों को अभी आइडिया नहीं है कि लेवल ऑफ प्रेशर कितना बढ़ता जाएगा। जब फरवरी आएगा ना, जब लगने लगेगा डर का माहौल क्रिएट होने लगेगा, क्योंकि फुल सिलेबस टेस्ट आएंगे ना आपके जनवरी के मिड के बाद से। जब आपके फुल सिलेबस आने लगेंगे ना, तब आपको पता लगेगा यार कि एक क्वेश्चन पहला आया मेरे काइनेमेटिक्स का मान लो, और एक क्वेश्चन आ गया सेमीकंडक्टर का, कहाँ से कहाँ तक रिलेट करूँगा मैं उसको, वहाँ से वहाँ तक। तो फिर नहीं पहुँच पाओगे आप। पर वो ज़रूर पहुँच जाएगा जो अपने आप को इस तरीके से मेंटेन रखेगा। इसलिए अपने आप का दिमाग मत लगाओ, अपने आप को और स्मार्ट मत समझो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मैं मानता हूँ आप लोग दिमागी लेवल में अच्छे हो चुके होंगे, क्योंकि नई जनरेशन जो आती जाती है वो दिमागी लेवल में बढ़ रही। इसका मतलब ये नहीं कि वो ओवर स्मार्ट हो चुकी है, क्योंकि जो चल रहे थे एग्ज़ाम तो सभी वही दिए हुए हैं, सभी उसी में। आपके टाइम पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ज़्यादा है तो सीटें भी ज़्यादा है, हमारे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कम थे तो सीटें भी कम थी, तो रेशो कहाँ चेंज हुआ है? तो वो कोई फ़र्क नहीं हुआ। आप लोगों का भी वही सेम सीक्वेंसेस, इसलिए डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया करो। ये आबादी कम होने से, अभी देखना जब भी आप लोगों का कोई डिस्कशन का रखेंगे भाग जाते हो आप लोग। कब तक भागोगे? पर चलो नेक्स्ट लिखो। ये तो ये हो गया अपने
जब नॉर्मल इंसिडेंट हो रहे हैं। अब नेक्स्ट लिखो, इफ फोटॉन्स आर इंसिडेंट if photons are incident at some angle, if photons are incident at some angle with vertical और all are same, मतलब I भी वही है, इंटेंसिटी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A ले सकते हो, लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट, H प्लांक कांस्टेंट, C स्पीड ऑफ लाइट, सब सही है। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे ये सरफेस हो गई हमारी और यहाँ से ये फोटोन स्ट्राइक हो रहे हैं, कैसे? वर्टिकल से थीटा एंगल बनाते हुए। अब देखो इसको ध्यान से समझना, चीज़ें तभी समझ में आएगी। क्या है पहला काम, मैं मान के चल रहा हूँ कि वही नंबर ऑफ फोटोन जो है, नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है वो टोटल कितने हैं? n। नंबर ऑफ फोटोन जो है वो कितने हैं? n। अब मुझे एक चीज़ बताओ, कोई आया, ठीक, किसी ने आके यूं किया, है ना, एक तो यूं किया तो बिल्कुल अंदर की तरफ फोर्स लगेगा, एक किसी ने एंगल पे किया, फोर्स किधर लगेगा? उसी एंगल की तरफ, है ना। क्यों एंगल की तरफ? रिफ्लेक्ट होते तो नॉर्मली लगता, अगर एब्जॉर्ब हो रहे हैं तो फोर्स किधर ही लगाएंगे? उधर की तरफ। जैसे आप एक चीज़ बताओ, मैं एक सीधा सा मान लो, आप है ना कोई ज़मीन में खड्डा खोदने गए, तो आप अगर यूं सीधा फोर्स लगा रहे हो तो वो किधर जाएगा? नीचे। और उसको यूं करके यूं खोद रहे हो ऐसे, और अगर आप बिल्कुल ऐसे फोर्स लगा रहे हो तो क्या, कैसे खड्डा खुदेगा? उसी डायरेक्शन में खुदेगा। तो इसका मतलब अगर मैं मान के चल रहा हूं कि लेट ए अमाउंट एब्जॉर्ब्ड, है ना, और आर अमाउंट रिफ्लेक्ट, तो सबसे पहले बात करते हैं अपन किसके लिए? फॉर एब्जॉर्ब्ड। ठीक, ये फोटोन आ रहे हैं, टकरा रहे हैं, कितने उससे आ रहे हैं भैया? कितने मोमेंटम से आ रहे हैं? h बाय लैम्डा से आ रहे हैं। तो यहाँ h बाय लैम्डा से आ रहे हैं और फाइनली जाके स्टॉप हो जा रहे हैं। इसका मतलब इन्होंने फोर्स किधर लगाया? सरफेस पे किधर लगाया? इधर ही लगाया। ये एफ है, ये तो क्या है? फोर्स ऑन सरफेस, और सरफेस ने इन पे किधर लगाया? इधर की तरफ लगाया। एक्शन रिएक्शन पेयर हो गया ना। अब मुझे एक चीज बताओ, यहां डेल्टा पी लिखूंगा तो क्या आएगा? डेल्टा पी लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? वही क्या? अच्छा, ये एंगल कितना होगा? ये तो थीटा ही होने वाला है ना। तो इसका मतलब जब एब्जॉर्ब वाला केस होगा किसी के अंदर, तो दो फोर्स आने वाले हैं, एक तो एफ ए कॉस थीटा और एक, सही है, क्लियर? अच्छा, एरिया कौन सा वाला लेते हैं? नॉर्मल वाला एरिया, है ना। अब नॉर्मल वाला एरिया का मतलब, कहने का मतलब क्या है कि भैया हमारा तो एरिया ये था, मुझे तो ये वाला एरिया लेना पड़ेगा। कौन सा वाला? ए कॉस थीटा वाला। नॉर्मल एरिया लोगे ना। नॉर्मल एरिया का मतलब क्या हो गया? ये समझ लो कि ये वाली सरफेस लेनी है मुझे, और ये वाली सरफेस लेने का मतलब क्या करो? एरिया को उधर की तरफ कंपोनेंट कर दो। कंपोनेंट करने का मतलब कितना हो गया? ए कॉस थीटा हो गया। अब अगर मैं कहूं कि टोटल नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन की बात करें, किसकी? टोटल नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट, तो क्या लिखोगे? आई ए की जगह क्या लिखूंगा? ए कॉस थीटा लैम्डा अपॉन एस। समझ में आ गया? जहां ए आ रहा था उसकी जगह क्या कर दोगे? ए कॉस थीटा, क्योंकि यहां पे आपकी सरफेस क्या हो चुकी है? चेंज हो चुकी है। चलो बढ़िया। तो अगर ये टोटल नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट इतने हो रहे हैं, तो मैं अगर आपसे कहूंगा तो बात करें फोर्स की, तो फोर्स क्या लिखोगे? नंबर ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब्ड इनटू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, यही आएगा। क्या लिखोगे बोलो? हाँ, वो डेल्टा टी कर देंगे ना इधर,
नंबर ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब इधर डेल्टा टी ना, तो डेल्टा टी इधर हो जाएगा ना पर सेकेंड। हाँ वो पर सेकेंड है। क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखो ये आएगा आई ए कॉस थीटा इंटू लेमडा अपॉन एस सी इंटू ए, और यहाँ क्या आ जाएगा, सही है। अब एक बार बताओ एच बाई लेमडा ही आना चाहिए कि कुछ और आना चाहिए? चेंज इन मोमेंटम की बात कर रहा हूं, देख लो कंपोनेंट लेने चाहिए या कुछ और करना चाहिए। यही आना चाहिए। अब फोर्स की बात करूंगा तो फोर्स क्या होगा, फोर्स इज इन द फॉर्म ऑफ नेट फोर्स की जब आप बात करोगे तो नेट फोर्स जो है वो दो डायरेक्शन में लगेगा, एक तो ये होगा और एक ये वाला होगा, समझ रहे हो ना? कौन सा, एफ ए कॉस थीटा और ये एफ ए साइन थीटा। तो ये एफ ए कॉस थीटा और ये क्या हो गया, एफ ए साइन थीटा। ये सॉरी ये साइन थीटा और ये कॉस थीटा। यानी नॉर्मल फोर्स जो लगने वाला है उसकी वैल्यू क्या आएगी मेरे, बोलो? नॉर्मल फोर्स जो लगने वाला है एफ ए की वैल्यू ये थी ना, देखो एच से एच कैंसिल, लेमडा से लेमडा कैंसिल, क्या आया था आई ए कोस थीटा अपॉन सी इंटू स्मॉल है, क्या आ जाएगा आई ए कोस थीटा अपॉन सी इंटू स्मॉल है। ये तो एफ ए की वैल्यू होगी और क्या करना है, कोस थीटा। तो ये लिख सकता हूं ना, ये आई ए स्मॉल है कोस स्क्वायर थीटा अपॉन, और इसके लिए क्या लिखोगे, आई ए कॉस थीटा ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय सी। ये तो किसके लिए लिखा अपन ने, एब्जॉर्ब वाले के लिए, ठीक है। अब रिफ्लेक्ट वाले के लिए बताओ, फॉर रिफ्लेक्टेड बताओ रिफ्लेक्टेड के अंदर क्या होगा। अब रिफ्लेक्टेड के अंदर आपको वहां पे क्या चीज लेनी पड़ेगी, क्या लेनी पड़ेगी, रिफ्लेक्टेड के अंदर तो केवल नॉर्मल फोर्स ही लगता है। क्यों लगता है भैया रिफ्लेक्टेड में नॉर्मल फोर्स, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम किस डायरेक्शन में आता है, इसी डायरेक्शन में। कैसे आता है देख लेते हैं कि यहां से ये आए टकराए, रिफ्लेक्टेड बैक थीटा का मतलब यहां से ही चले गए, यानी ये एच बाय लेमडा से आ रहे थे और ये एच बाय लेमडा से ही चले गए, यानी ये एच बाय लेमडा कॉस थीटा था और ये एच बाय लेमडा साइन थीटा। ये वाला भी किधर आ गया, थीटा होगा तो ये एच बाय लेमडा साइन थीटा और ये आ गया एच बाय लेमडा कॉस थीटा। तो हमने देखा ये वाला मोमेंटम तो कैंसिल हो जाएगा और ये वाला मोमेंटम कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कौन सा, ये वाला। तो डेल्टा पी की अगर हम बात करें तो डेल्टा पी क्या आ जाएगा, 2h अपॉन लेमडा इंटू कॉस थीटा आ गया। तो 2h अपॉन लेमडा इंटू कॉस थीटा ये आया हमारे पास, ठीक। अच्छा फोर्स की बात करें तो फोर्स किधर आएगा, अब इसके लिए फोर्स बताओगे तो ये कौन सा एफ आर होगा, ये कौन सा फोर्स है जो फोटोन ने सरफेस पे लगाया, ये कौन सा है, फोर्स बाय फोटोन ऑन सरफेस। और फोटोन पे किधर लगा, इधर की तरफ लगा, ये हो गया एफ आर, यही ड्यू टू सरफेस ऑन फोटोन्स, ठीक। अच्छा हमारे पास टोटल इंसिडेंट फोटोन कितने थे, आई ए कोस थीटा लेमडा अपॉन एस सी। तो आप क्या लिखोगे कि फोर्स ऑन रिफ्लेक्टेड क्या आने वाला है, आई ए कोस थीटा लेमडा अपॉन एस सी इंटू आर, रिफ्लेक्टेड अमाउंट है ना, इधर नहीं लिखे इसको, आई ए कोस थीटा लेमडा अपॉन एस सी इंटू आर और ये 2h अपॉन लेमडा इंटू कॉस थीटा आ गया। क्या आया, लेमडा से लेमडा, एस से एच, कितना आ गया, आई ए कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन सी इंटू आर। पर इसकी डायरेक्शन केवल कैसी है, डाउनवर्ड वाली, सॉरी ये तो अपन उस पर देख रहे हैं ना सरफेस पे। तो अब बताओ नेट फोर्स अगर मुझे निकालना होगा तो क्या निकालोगे, नेट फोर्स। तो नेट फोर्स क्या आएगा, ये एक तो एफ ए साइन थीटा, ये कौन सा था,
एफ ए कॉस थीटा, और ये कौन सा है, एफ आर रिफ्लेक्टेड की वजह से, है ना। तो मैं क्या लिखूंगा, एफ नेट क्या आने वाला है, एफ ए साइन थीटा आई केप प्लस एफ आर प्लस एफ ए कॉस थीटा या माइनस जे के लिख सकते हैं। ये कितना है, ये रहा आई ए कॉस स्क्वायर थीटा, या 2 भी आएगा ना, ठीक है। अच्छा इसको क्या लिखोगे, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा ए को क्या लिखेंगे 1 माइनस आर, है ना। तो 1 माइनस आर आई ए कॉस स्क्वायर थीटा, तो दोनों में कॉमन आ रहा है ना, 1 माइनस आर और वो देखो 2r, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस आर। तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि नेट फोर्स जो आएगा वो ये आएगा आई ए कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन सी 1 प्लस आर, और ये क्या आएगा आई ए, ये वैल्यू कितनी आई थी, आई ए 1 माइनस आर अपॉन सी साइन थीटा कॉस थीटा। अब तुम दिमाग लगा के इसको रिजल्टेंट फोर्स निकाल सकते हो, ठीक है ना। आवाज आ रही नहीं आ रही इसमें, अच्छा ये बताओ प्रेशर के लिए कौन सा फोर्स रेस्पॉन्सिबल होगा, क्या लिखोगे प्रेशर, आई कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन सी 1 प्लस ये आपका फोटोन का इंट्रोडक्शन ख़त्म, ठीक है। इससे ज़्यादा तो क्या है, अब वो सॉलिड एंगल का तो मैं उसमें बता ही चुका हूँ, तो वापस से उसका डेरिवेशन करने का कोई सेंस नहीं बनता है ना। वही होगा यार कि उसकी रेडियस क्या बन जाएगी कि थीटा पे जाके आर साइन थीटा हो जाएगी, थिकनेस क्या हो जाएगी आर डी थीटा, फिर एरिया लिखोगे इंटीग्रेट करोगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो पढ़ा हुआ है ना आप लोगों ने, क्या पढ़ा हुआ था, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के पास। और देखो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान में रखना, ये नोट कर लिया हो तो देखो मैं बताता हूँ। सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट की आई थी क्लासिकल थ्योरी, और फिर आई थी उसको करेक्टेड जिसने किया था वो था आइंस्टीन। तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था क्या एक्चुअल में, सबसे पहले जब ये बात आई थी ना कि पार्टिकल थ्योरी और वेव थ्योरी को बैलेंस करने की, तो फिर ये देखा गया कि यार पार्टिकल्स, ये जब आप फोटोन को वेव कंसीडर करके चल रहे हो तो उन्होंने अपनी एनर्जी किसको ट्रांसफ़र करी, इलेक्ट्रॉन्स को। और वो कैसे करी, एक्चुअल में हुआ क्या था, उन्होंने सबसे पहले एक ट्यूब ली, ठीक, इस ट्यूब को क्या रखा, बिल्कुल वैक्यूम। कारण उसके पीछे देखो सारे जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो मैं बता देता हूँ।
है ना। ये टर्मिनल था एक तरफ का कैथोड, वहाँ पे लगा दिया हमने मेटल, है ना। वो मेटल ज़्यादातर कौन से थे, जिंक हो गया, लिथियम हो गया, है ना, तो वो वाले हो गए, ठीक। उनको लगा के क्या करा कि यहाँ पे एक स्मॉल गैप दे दिया जिसके अंदर हमने फोटोन बीम को वहाँ पे इंसिडेंट कराना स्टार्ट किया। अब था क्या कि ये वाली ट्यूब को रखा वैक्यूम में, कारण इसके पीछे कि जितने भी यहाँ से एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉन है वो स्ट्रेट लाइन मोशन में ट्रेवल करे और निकल के किधर पहुँच जाए, एनोड की तरफ। वैक्यूम में रखने का कारण इसलिए था क्योंकि अगर वहाँ कोई एयर पार्टिकल होंगे, अब हमारे लिए तो एयर पार्टिकल छोटा होता है पर इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में बड़ा होता है, तो इट मे डिफ्लेक्ट द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो वी यूज वैक्यूम मीडियम, ठीक है। और वहाँ पे कोई दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स वहाँ पे नहीं रखा गया ताकि इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत फास्ट मूव करके दूसरे एंड पे पहुँच जाए, ठीक। सीरीज में हमने लगाया अमीटर ताकि हम वहाँ पे जो सर्किट में फ्लो होने वाली करंट है या इलेक्ट्रॉन के एक जगह से दूसरी जगह पे पहुँचने की वजह से जो वहाँ करंट आने वाली है उसको अपन क्या कर सके, मेज़र कर सके, ठीक है। वोल्ट मीटर किस लिए लगाया, ताकि हम ये मेज़र कर सकें कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर जो ये ट्यूब है इसके अक्रॉस कितना वोल्ट मीटर कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है उस इलेक्ट्रॉन के एक जगह से दूसरी जगह पे जाने से, ठीक है। अब आप कहोगे कि यार ये रियोस्टेट और एक्सटर्नल वोल्टेज क्यों लगा रखा है। देखो ये एक्सटर्नल वोल्टेज इसलिए लगाया जाता है ताकि अपन इसको रिवर्स डायरेक्शन में लगा के, भाई इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ पहुंच रहे हैं, है ना, तो शुरुआती टाइम पे क्या है, ये वाला टर्मिनल क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, और ये वाला टर्मिनल क्या है, नेगेटिवली चार्ज, ठीक। क्यों, क्योंकि आपने एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस लगा रखा है ना। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पहुंचना स्टार्ट करेंगे निकल के किधर की तरफ, एनोड साइड पे, तो वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, बोलो, नेगेटिवली चार्ज होता जाएगा। तो वो जो पॉजिटिव अमाउंट जहाँ पे जीरो हो रहा होगा तो वही हमारे को पता लग जाएगा ना कि इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल आया है। समझे नहीं समझे कि हम ये रियोस्टेट का तो मेन काम क्या होता है कि इसको अपन एडजस्ट करके पोटेंशियल पे शिफ्ट कर सकते हैं। अब शुरुआती टाइम में ये तो था पॉजिटिवली चार्ज और ये क्या था, नेगेटिवली चार्ज, है ना, क्योंकि इसके पास क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे, और इसके पास नहीं थे क्योंकि यहाँ पे आपने क्या कर रखा है, पॉजिटिव टर्मिनल इससे कनेक्ट कर रखा है। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट हुआ, इजेक्ट होकर किधर की तरफ ट्रेवल करके जा रहा है, एनोड की तरफ, तो उसने किसको नेगेटिव किया, इस वाले को, तो कुछ ना कुछ अमाउंट में पोटेंशियल कम किया होगा। अब कम करते 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 एक टाइम पे ऐसा आया होगा ना कि उसने जीरो कर दिया होगा और उसके बाद नहीं हो रहा होगा, तो वो क्या हो जाएगा कि ये समझ में आ गया कि यार इसमें इतने पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस आता है जब हम फोटोन को इंसिडेंट कराते हैं, तो ठीक। अब क्लासिकल थ्योरी और जो करेक्टेड थ्योरी थी इनमें क्या डिफरेंस है। क्लासिकल थ्योरी ने ये बोला था कि जब हम कभी भी फोटोन को किसी प्लेट पे इंसिडेंट कराते हैं तो वो फोटोन जो होते हैं वो जाते हैं और अपनी एनर्जी किसको ट्रांसफ़र करते हैं, इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन के अंदर वाइब्रेशन स्टार्ट होता है, वो इलेक्ट्रॉन वाइब्रेशन से अपने बीच में जो बने हुए कोवलेंट बॉन्ड है उनको तोड़ते हैं और वहाँ से इजेक्ट हो जाते हैं, है ना, और किधर की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं, आगे की तरफ। जैसे जैसे हम नंबर ऑफ फोटोन को इंसिडेंट बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे, या इंटेंसिटी बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे वहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी इजेक्ट होते जाते हैं। यानी नंबर ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, और जैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो वहाँ पे चार्ज बढ़ जाएगा, चार्ज बढ़ेगा तो करंट भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो पहली थ्योरी ने पहला एक्सप्लेनेशन क्या दिया कि अगर हम इंटेंसिटी ऑफ फोटोन्स को बढ़ाते हैं तो वहाँ पे अमाउंट ऑफ करंट भी उसी रेशियो में क्या आता जाता है, बढ़ता जाता है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ क्या थी कि फोटोन अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करता है और इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, इजेक्ट करता है, ठीक है। अब ऐसा देखा गया कि जैसे जैसे हम बढ़ाते जाते हैं इंटेंसिटी को, या यूं कह सकते हो कि फोटॉन्स की एनर्जी को हम बढ़ाते जा रहे हैं। किसको बढ़ाते जा रहे हैं, फोटोन की एनर्जी को, इंटेंसिटी को बढ़ाते जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा आता है कि करंट बढ़ती जाती है। पर आपको एक चीज़ पता होगा कि किसी भी मेटल के पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बिल्कुल फिक्स हो सकते हैं, उससे ज़्यादा अमाउंट में तो वो इलेक्ट्रॉन को फ्री नहीं कर सकता, है ना। तो क्या होता है, पहले पहले शुरुआत में इलेक्ट्रॉन फ्री होना स्टार्ट होते हैं, उसने भी फ्री करना स्टार्ट करा, पर एक लिमिट आना स्टार्ट होती है, उसके बाद किसी भी मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाते हैं, यानी उससे ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट नहीं बढ़ सकता, जिसे नाम दिया गया फिर सैचुरेशन करंट। और उस सैचुरेशन करंट के लिए ये देखा गया कि जब हम
जैसे हम बात करें इंटेंसिटी को चेंज करते जाते हैं, किसको चेंज करते जाते हैं? इंटेंसिटी को। तो करंट किससे रिलेटेड है? इंटेंसिटी से। तो अगर आप इंटेंसिटी को चेंज करोगे तो सैचुरेशन करंट की वैल्यू भी क्या होती जाएगी? चेंज होती जाएगी। पर फ्रीक्वेंसी को चेंज करने से कोई भी वहाँ पे चेंजेस नहीं आते। किसको चेंज करने से? फ्रीक्वेंसी को चेंज करने से। अब देखो उसका मैं एक एग्जांपल से बताऊंगा कि क्या है। फिर तीसरा एक्सप्लेनेशन ये आया कि जब हमने वोल्टेज यहाँ पे मेज़र किया, किसको किया? वोल्टेज को मेज़र किया। तो वोल्टेज को मेज़र किया तो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे हमने देखा कि यहाँ पे कंडक्शन जीरो हो जाता है। जब हम इसको बढ़ाना स्टार्ट करते हैं ना, तो एक टाइम पे ऐसा आता है कि कंडक्शन क्या हो गया? जीरो, जिसे क्या बोला गया? स्टॉपिंग पोटेंशियल, या जहाँ पे कट ऑफ पोटेंशियल जिसे बोलते हैं। ठीक, अब ये स्टॉपिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन समझ नहीं आई कि क्या हुआ ये, तो उसको फिर करेक्ट किया था आइंस्टीन ने। आइंस्टीन ने ये बोला था, आइंस्टीन की थ्योरी से नहीं, मैं मेरी थ्योरी से बताता हूँ। जैसे मान लो अपने आ रहा है न्यू ईयर, है ना, और अपने को जाना है किसी सही जगह पे कि यार अब न्यू ईयर सेलिब्रेट करना है। ठीक, अब हमने इंक्वायरी करी कि यार सबसे सस्ता अपना कौन सा है, तो देखा कि यार 2000 का है जहाँ पे पास मिल रहा है। ठीक, पर होटल वाले ने शर्त रख दी, भैया 2000 तो केवल एंट्री के हैं, अंदर कुछ खाना है तो उसके अलग चार्ज देने पड़ेंगे। ठीक है, अब आप घर वालों को रो दो के जैसे तैसे पहुंच गए कि लो मेरी शक्ल देखो, न्यू ईयर मनाना ज़रूरी है। आप गए तो आइंस्टीन ने ये चीज़ बताई थी कि देखो हर फोटोन इतना कैपेबल नहीं होता है कि आप ये सोच के चल रहे हो कि वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सके। ठीक है, वैसे ही घर वालों ने उसे समझाया कि भैया देख 2000 ज़रूरी नहीं है, न्यू ईयर कहीं और मना ले, 2000 में तू निपटा ले। अब 2000 तो तू एंट्री पास देगा और फिर उसके बाद खाना अलग खाएगा, ऐसा क्या मिलेगा? तो उसने ये कहा था कि एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जब तक आप इलेक्ट्रॉन्स को नहीं दोगे तब तक कोई भी इलेक्ट्रॉन उसके कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ के नहीं जाएगा। ऐसा नहीं कि अपन ये मान के चल रहे हैं कि सारे फोटोन इंसिडेंट हुए और इलेक्ट्रॉन इसी फिराक में बैठे थे कि कब आए और हम निकल रहे हैं यहाँ से। नहीं, इलेक्ट्रॉन का क्या था कि इलेक्ट्रॉन को आप मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दोगे, उसके बाद ही कंडक्शन होना स्टार्ट होगा। तो वो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी थी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जिससे कंडक्शन स्टार्ट हो रहा था, वो क्या था? वर्क फंक्शन। अब देखो मान लो आप 3500 रुपये लेके गए, है ना, आपने घुसते ही सबसे पहले क्या किया? 2000 का एंट्री पास कटा लिया। क्या हुआ? वो अमाउंट, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू एंटर, है ना। ऐसे इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने के लिए आपको जितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी वही क्या हो गया है? वर्क फंक्शन, है ना। अब मुझे एक चीज़ बताओ, देखो सारी चीज़ें बिल्कुल उससे समझ में आ जाएगी। एनर्जी इज रिलेटेड टू एच सी बाय लैम्डा, लैम्डा बढ़ाऊंगा तो एनर्जी कम होगी। अब मैं आपसे कहूँ कि मान लो हमारे लिए वर्क फंक्शन 4000 एंगस्ट्रॉम में आ रहा था, तो कौन से वाले फोटोन थे जो कैपेबल है इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने में? 4000 से कम वाले, क्योंकि आप एनर्जी को बढ़ाओगे तभी तो जाके। देखो भाई मुझे ये बताओ, आपने 2000 अगर 3500 रुपये लेके गए थे तो आपके पास 1500 का ऑप्शन बचा हुआ है खाने का, पर आप एग्जैक्टली 2000 रुपये लेके गए थे तो क्या हुआ? आपने केवल एंट्री ली है, अंदर बस घूम के आना है और कुछ नहीं है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वैसे एक चीज बताओ, अगर मैंने केवल वर्क फंक्शन ही दिया है किसी भी फोटोन को तो वो क्या होगा? वर्क फंक्शन ही दिया है तो वो क्या होगा? केवल इजेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करके जाएगा। बात समझ में आ गई कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होगा ना वो यहां से इधर की तरफ मूव नहीं करके जाएगा। मूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उससे ज्यादा अमाउंट की एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ज्यादा अमाउंट की एनर्जी कब देंगे? जब लैम्डा को बढ़ाएंगे कि घटाएंगे? घटाएंगे, है ना। तो मैं आपसे कहूंगा कि 4000 एंगस्ट्रॉम पे हमारे वर्क फंक्शन आता था, तो कौन से वाले इलेक्ट्रॉन, कौन से वाले फोटोन है जो दौड़ के अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देंगे और इलेक्ट्रॉन वहां से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगा? 4000 से कम वाले, क्योंकि कम वाले होंगे तो देखो Hc/4000 आप करोगे ना, तो 4000, अब अगर आप लैम्डा को बढ़ा दोगे तो एनर्जी क्या हो गई? कम हो गई। कम होते ही इसका मतलब 2000 से भी आप किस पे आ गए? 1900 पे। अब तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही नहीं होगा। हमारे को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? लैम्डा को घटाना पड़ेगा। लैम्डा को घटाने के लिए एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब वो रेस्ट ऑफ द एनर्जी जो होती है ना, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? किसकी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में।
है ना। तो उसने ये चीज बोली थी, शुरुआती क्लासिकल थ्योरी तो ये आई थी कि Hc बाय लैम्डा इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, जो कि नहीं देखा गया, जो कि नहीं देखा गया। उसने तो यही कहा था ना कि भैया जितनी भी आप एनर्जी इंसिडेंट कराओगे सारी किसको मिल जाएगी, फोटॉन्स को, इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन दौड़ के चले जाएंगे। पर ऐसा नहीं देखा गया, क्योंकि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो चाहती है इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, तो उसने कहा कि वर्क फंक्शन की जरूरत पड़ती है। और उसी से उसने कहा कि वो जो वेवलेंथ निकल के आती है उसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का मतलब क्या हो गया, द वेवलेंथ रिलेटेड टू वर्क फंक्शन। जो वर्क फंक्शन के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देने के लिए जो वेवलेंथ जरूरी होती है उसे क्या बोलते हैं अपन, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। या अच्छा, फ्रीक्वेंसी किससे डिनोट की जाती है, v बाय लैम्डा से। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, v बाय लैम्डा। फोटोन की फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे, c बाय लैम्डा से। तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि वो फ्रीक्वेंसी जो वर्क फंक्शन से रिलेटेड होती है उसे क्या बोल सकते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, है ना। तो ये ऐसी कुछ डेफिनेशंस हैं जिससे अपने को सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो क्लासिकल थ्योरी में क्या डिफरेंस था और उसमें क्या डिफरेंस था, समझ में आ गया। अब देखो तीन चीजें ध्यान में रखनी। पहली चीज, जैसे जैसे मैं इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा तो फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो चार्ज बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगी। यानी नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ करंट, पहला। दूसरा मैंने क्या बताया कि जैसे जैसे हम इंटेंसिटी को चेंज करते जाते हैं करंट भी करंट भी चेंज होती जाती है। पर हम जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं, यानी आप एक्स्ट्रा में जब वोल्टेज को बढ़ाते जाओगे तो वहां पे क्या होता जाएगा, अमाउंट ऑफ करंट तो बढ़ती जाएगी, पर करंट केवल एक लिमिटेड अमाउंट तक बढ़ सकती है। उसके बाद किसी भी मेटल के पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे वो खत्म हो जाते हैं, उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं कर सकता। उसके बाद जो करंट आ रही होती है, उस मैक्सिमम जो करंट आ रही होती है उसे क्या बोला जाता है, सैचुरेशन करंट। ठीक है, सैचुरेशन करंट की डिपेंडेंसी केवल किस पे होगी, इंटेंसिटी पे, फ्रीक्वेंसी पे कोई डिपेंडेंसी नहीं होगी। यानी आप ऐसे समझ लो, फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे वोल्टेज को बढ़ाने से करंट बढ़ेगी, पर एक टाइम के बाद क्या हो जाएगी, बिल्कुल फिक्स हो जाएगी, फिर उसके बाद नहीं बढ़ेगी, है ना। पर फ्रीक्वेंसी से कौन रिलेटेड है, फ्रीक्वेंसी से कौन रिलेटेड है, पोटेंशियल डिफरेंस। और वो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे रिलेटेड है, अगर मैंने अलग अलग फ्रीक्वेंसी का लिया तो उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि Sc बाय लैम्डा नॉट होता है ना। तो C बाय लैम्डा नॉट को ही तो अपन क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी चेंज करूंगा तो वो किसको चेंज कर देगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल को चेंज कर देगा। तो वोल्टेज हमेशा किससे रिलेट करेंगे, फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। और इंटेंसिटी को किससे रिलेट करेंगे, करंट से, ठीक है ना। तो ये दो चीजें अपने को ध्यान में रखनी है, उसी से सारी चीज हो जाएगी। अब मैं सिस्टमेटिकली पूरा लिखाना स्टार्ट करता हूँ। ये डायग्राम बना लो जल्दी से और फिर एक्सपेरिमेंट लिखते हैं आप। टाइम क्या हो रहा है उधर वाली घड़ी में, उस वाली घड़ी में कितना हो रहा है, आज जल्दी निकल गया ना। ठीक है, अब देखो मैं कुछ इसको छोटे छोटे क्वेश्चंस की फॉर्म में लिखा रहा हूँ, क्योंकि ये वो चैप्टर है जिससे कोई भी चीज़ रिमूव नहीं की है ना। फोटो इलेक्ट्रिक वाले चैप्टर से बोर्ड ने केवल उसको हटाया, डेविडसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट को, तो इससे बिल्कुल कुछ नहीं हटाया। तो ये समझ लेना जो जो पार्ट है वो सारा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं क्वेश्चन की फॉर्म में आपको करा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन बनता है हमारे लिए कि ये ट्यूब, ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है कि हमने ये ट्यूब को क्यों रखा था वैक्यूम में, तो वो आप लिख लो, वाई ट्यूब इज मेंटेन ग्रेविटी फ्री एंड इन वैक्यूम, वाई ट्यूब इज मेंटेन ग्रेविटी फ्री एंड इन वैक्यूम
लिखो खुद से कारण, क्या लिखोगे? वी वांट स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इफ देयर विल बी एयर पार्टिकल it may deflect the motion of electron. ठीक है। वाई मेटल प्लेट इज यूज एंड टाइप ऑफ मेटल्स, कौन कौन से मेटल यूज करते हैं? अल्काली, है ना, क्या बोलते हैं? एल्कलीन। मैं बता रहा हूँ ना वो सारे कौन कौन से होते हैं। Since metal element have free electron with low energy given to the metal, since metal has free electron and can emit electron with low energy, कम एनर्जी पे क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को इमिट कर सकते हैं। लिथियम, सोडियम, LiNa, पोटेशियम, ये होते हैं ना एल्काली मेटल्स। शोज फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन विद विजिबल लाइट, ये ध्यान में रखना, विजिबल लाइट से तो एल्काली मेटल शो करते हैं। एंड Zn लिखो, जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम, ये अल्ट्रा वायलेट से शो करते हैं। ठीक है। यूजेज ऑफ वोल्ट मीटर एंड अमीटर क्या है, किस लिए यूज करते हैं? एक तो आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना होगा, तो अपन क्या करते हैं? वोल्ट मीटर के थ्रू मेज़र करेंगे, या अपन ये देखेंगे कि इसके लिए जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हुआ है वो कितना है। और अमीटर से क्या होगा कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट, जिसे सैचुरेशन करंट बोलते हैं, वो कितनी हो सकती है, या उस टाइम पे करंट कितनी फ्लो कर रही है, ये आप अपने से लिख लो। ठीक है।